Hello students of class 6th, take out your assistive book, chapter number 4 of civics. Chapter name, Key Features of a Democratic Government, part 1. Yes, we have to see first its learning outcomes. Learning outcomes are that to understand the meeting of a democratic government. Democratic government की meetings कैसे होती हैं वो हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे. To understand factor responsible for the sources of a democratic government. अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. टू बी फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस और इक्वलिटी का कंसेप्ट कैसा है और उसे कैसे ऑल ओवर कंट्री में लाया जाता है. यस, इन द लास्ट 100 years अंडरगॉन रिमार्केबल चेंजेस. लास्ट 100 years में जितने चेंजेस आए हैं पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कॉलोनाइज में, इन सारे फीचर्स में जो चेंजेस आए हैं ऑल हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ मॉडर्न आउटलुक. आप देख सकते हैं कि इनमें चेंजेस इस तरह से हैं कि अब जो हम जिस एरा की तरफ देख रहे हैं दैट इज़ द मॉडर्न एरा. विद द एंड ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ के स्लेव अब हम नहीं रहे हैं, स्लेवरी जो है उसकी फिनिश हो गई है, स्लेवरी जो उनकी फिनिश हो गई है. अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इमर्ज द वर्ल्ड मैप. अब वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज़, क्योंकि जब हम स्लेव थे, इट मीन्स इंडिया स्लेव था, तो ओनली इट वाज नॉट इंडिया. काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के स्लेव थे, लेकिन अब हम वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं कि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और मोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट की एक ही फॉर्म को. ज़्यादातर कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हुई है उन्होंने मोस्टली किसी न किसी फॉर्म को अपने यहाँ अडॉप्ट किया है. एम्ब्रेस्ड कुछ में मोनार्की है जहाँ किंग क्वीन का रूल होता है. सम डिक्टेटरशिप, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं कम्युनिस्ट है, तो कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप है. यस, डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप वो होती है जहाँ मनमाना शासन किया जाता है. कोई एक पर्सन अपने हाथ में ऑल ओवर कंट्री का रूल और रेगुलेशन ले लेता है और ज़बरदस्ती अपने पावर के बलबूते पे वहाँ शासन करता है, रूल करता है. जैसे 1933 में अडोल्फ हिटलर जो है उसकी पावर्स की वजह से उसने जर्मनी में काफ़ी टाइम तक और काफ़ी लोगों को डोमिनेट किया. यस, टुडे ए पॉपुलर गवर्नमेंट, और आज जो सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट है दैट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसको वाइडली अडॉप्ट किया गया है. मोस्टली कंट्रीज़ ने इसको अडेप्ट किया है. गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अडेप्ट किया है. डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज़ मोर दैन 600 डेफिनेशन. जैसे ही इसके रूल और की बात करें कि डेमोक्रेसी में किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए हम देख सकते हैं 600 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस दी गई है बाय द स्कॉलर्स. जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके थ्रू अच्छी 600 के आसपास इसकी डेफिनेशंस हैं, इसको डिफ़ाइन किया गया है. लेट्स स्टडी अबाउट द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में ही बात करने वाले हैं. यस, यहाँ हम एक बुक के बारे में देखेंगे. द बुक नेम इज़ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एन फ्रांक. एक यंग छोटी सी गर्ल एन फ्रांक है, उसने जो डायरी लिखी है उसमें हम देखेंगे अडोल्फ हिटलर के रूल्स, सिद्धांतों के खिलाफ उसने उसमें लिखा है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? अब्राहम लिंकन जो कि एक ग्रेट एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लिखा है. डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही रूल करना, यानी कि लोग जो है मिलकर कुछ फिक्स्ड लोगों को, फिक्स्ड पर्सन्स को इलेक्ट करेंगे ताकि वो उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बना सके रूल और रेगुलेशन का. यस, थस डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल. इसलिए आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के जो पावर होगा वो लोगों के ही हाथ में होगा.
अरिस्टोट ने इसको डिफाइन किया है अ गवर्नमेंट ऑफ मेनी, जिसको बहुत सारे लोगों का शासन कहा गया है। लॉर्ड ब्राइस ने डेमोक्रेसी को इस तरह डिफाइन किया है, लॉर्ड ब्राइस ने इसके लिए कहा है, इट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच द विल ऑफ द मेजोरिटी और क्वालिफाइड सिटीजन्स। यस, ये वो गवर्नमेंट है जहाँ मेजोरिटी बहुत मायने रखती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी डिसीज़न में साथ होते हैं तो वही डिसीज़न मान्य किया जाता है। बट डेमोक्रेसी इज़ मोर अप्रोप्रिएटली अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ही सही तरीका है जीवन का, लाइफ का, और इसको पॉलिटिकल अरेंजमेंट में ही सिर्फ नहीं कर सकते इसको इक्वलिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम और इक्वल राइट्स फॉर इट्स मेंबर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल फ्रीडम दी जाएगी, किसी के साथ भी कि वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मेंबर है या किसी हायर क्लास का मेंबर है, किसी भी के साथ कोई भी कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सेक्स या फिर इवन उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इन चीज़ों को लेकर कोई जो है डिवाइडिज़न नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल रखा जाएगा। इक्वल राइट्स आर की वर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। यस, सभी को एक जैसे राइट्स देना, एक जैसी फ्रीडम देना ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा की है। A democratic government refers to representative government in which people of a country do not participate directly but their elected representative take decision for them। इसमें जो लोग हैं, इट मीन्स कंट्री के जो लोग हैं, वो खुद से डायरेक्टली जो है डिसीज़न नहीं लेंगे, वो लोग अपने लिए कुछ लोगों को चुनेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यही होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वो लोग हमारे लिए रूल कर सकें, ठीक है। इट मीन्स नॉर्मल पीपल के लिए वो रूल कर सकें। एंड द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी सीट्स, यस, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही लेजिस्लेटिव फॉर्म में आती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में वही गवर्नमेंट बनाती है। बट एट टाइम्स वन सिंगल पार्टी डजंट गेट अ क्लियर मेजोरिटी। अगर कभी ऐसा हो कि किसी एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, यानी कि कुछ वोट्स, जैसे हो सकता है कि टोटल सीट्स 30 हों और 30 में 15 वन पार्टी का आया है, 15 सेकंड पार्टी का आया है, तो मेजोरिटी किसी को भी क्लियर नहीं मिली है। इन दैट केस अ नंबर ऑफ पार्टीज ज्वाइन टुगेदर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 पार्टीज और भी अलग से हो, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 और 4 सीट्स मिली हों, 3 और 4 सीट्स मिली हो, तो जिन्हें 3-4 सीट्स मिली हैं वो किसी एक बड़ी पार्टी के साथ मिलकर एक नई गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो उसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है और अदर पार्टीज़ की जो जिनको मेजोरिटी कम मिली है या 2-3 मेंबर्स ही हैं, वो उस पार्टी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम कोएलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अल्टरनेटिवली द पॉलिटिकल पार्टी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। इट रिसीव्स द सपोर्ट्स ऑफ अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यस, इन पार्टीज़ में जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, इसमें बहुत सारी सीट्स भी एक साथ रिसीव कर ली जा सकती है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं पार्टीज़ के ना होकर इंडिपेंडेंटली कोई अगर इलेक्शन फाइट करता है तो उन लोगों को भी मिलाया जा सकता है और फिर अपनी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। द पार्टीज दैट आर इन द मेजोरिटी फॉर्म द अपोजिशन। द अपोजिशन ऑल्सो द इम्पोर्टेंट प्ले रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यस, देश को चलाने में, कंट्री को चलाने में, गवर्नमेंट में, शासन में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। एक तो मेजोरिटी होती है जिससे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, वोट्स मिले हैं, वो मेजोरिटी वाली पार्टी हो गई, इट मीन्स विनिंग पार्टी हो गई, है ना। गवर्नमेंट अब उसी पार्टी की चलने वाली है। लेकिन जो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाए उसे हम अपोजिशन बोलेंगे। और जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपोजिशन वहाँ बहुत मायने रखता है। अपोजिशन क्यों मायने रखता है उसके लिए हम देखेंगे इधर।
Yes, opposition are meant to cooperate and work together for the welfare of the people. अपोजिशन हमेशा जो मेजोरिटी पार्टी है उसको कुछ भी गलत नहीं करने देगा. इट मीन्स वो हमेशा उसका जो राइट डिसीज़न होगा विनिंग पार्टी का, तो उसमें वो उसके लिए वो खिलाफ बोल सकता है अगर उसे सही नहीं लगता, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या है, चाहे अपोजिशन पार्टी है चाहे विनिंग पार्टी है, दोनों का ही मीनिंग ये है कि पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, लोगों के फेवर की बात होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर पीपल. ओके, द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द अपोजिशन. यस, जो विनिंग पार्टी है वो कभी भी अपोजिशन पार्टी के व्यूज़ को, ओपिनियन को नकार नहीं सकती. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन टू सपोर्ट, और ये अपोजिशन की भी पूरी ड्यूटी है कि वो सारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करे और कंट्री के बेनिफिट के बिहाफ पर सोचे. फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कहीं सक्सेस होती है तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, यस उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दैट वी सी. पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे तो एक अच्छा नतीजा निकल कर सामने आएगा. फाइट टू फ्रीडम की सभी को इक्वल फ्रीडम दी जाए, हर तरीके से इक्वलिटी हो. एंड जस्टिस के सामने, जुडिशरी के सामने सब इक्वल हो. और बाय रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, परेशानियां ना हो, चाहे वो रिलीजन से लेकर हो, कास्ट से लेकर हो, या एक दूसरे के व्यूज़ और ओपिनियन से लेकर हो. पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका फैक्टर जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ एन इंटरनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का इंटरनल फीचर है. एंड इसके थ्रू इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और इलेक्शंस जो होते हैं वो एक सर्टेन टाइम पर होते हैं, जैसे फिक्स्ड है. यहाँ पर इंडिया में फिक्स है, ईच 5 ईयर में, हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे. तो इस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम को हम टेन्योर बोलेंगे या टर्म बोलेंगे. नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. यस, कोई भी जो गवर्नमेंट बनाई जाती है फिक्स टाइमिंग के लिए बनाई जाती है, और ये पीरियड जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से हो सकता है. जैसे हमारे यहाँ मोस्टली ये 5 ईयर्स का है, जबकि यूएसए में ये 4 ईयर्स का है. वंस इलेक्टेड, जो भी एक बार इलेक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट कैन रिमेन इन द पावर फॉर इट्स टर्म. इफ द पीपल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, दे मे री elect the same government. If they are not satisfied with its working, they may change the government in the next election. Yes, अगर जो गवर्नमेंट अभी रनिंग में है, अगर लोग उसके काम से खुश है, सेटिस्फाई है, तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में भी वापस चुना जाएगा और वापस मेजोरिटी दी जाएगी. और अगर लोग जो हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है रनिंग गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली लोगों को पूरा अधिकार है, वो नेक्स्ट इलेक्शंस में उस पार्टी को हटाकर नेक्स्ट पार्टी को उसका चांस दे सकते हैं, उनको मेजोरिटी हासिल करवा सकते हैं. लेकिन ये सब किसके हाथ में होता है? पीपल, जनरल पीपल के हाथों में. ड्यूरिंग इलेक्शन पीपल रियलाइज, यस, इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शन के टाइमिंग में ही लोगों को एग्जैक्टली डेमोक्रेसी में अपनी इम्पोर्टेंस का पता चलता है, क्योंकि एग्जैक्टली पावर जो होती है गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी में, वो लोगों के हाथों में ही होती है कि वो रेगुलर इलेक्शंस के टाइम पर दिखाई जाती है. और इलेक्शंस के टाइम पर पब्लिक मीटिंग्स की जाती है, धरने दिए जाते हैं, ये सब भी आपने देखा होगा, धरने दिए जाते हैं, स्ट्राइक्स, पीपल बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं लोग. तो धरनाज और मीटिंग्स, पब्लिक रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन, और ये सब क्यों करते हैं? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन खींच सकें अपनी ओर. पीपल ऑल्सो मेकर्स द मीडिया टू द वॉइस ग्रीनिंग्स. लोग जो है मीडिया में के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और रेडियो के थ्रू भी अपने जो पार्टी है उसके इम्पोर्टेंस का जो प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि ये सब प्लेजर, प्लाइट, डिस्प्लेजर, रेडियो, टीवी चैनल्स के थ्रू भी लोगों का दिखाया जाता है. न्यूज़पेपर पब्लिश आर्टिकल्स अगेंस्ट द करप्शन, और न्यूज़पेपर और मैगजीन से लोग जो है अवेयर होते हैं, ताकि एग्जैक्टली पार्टी जिसे उन्होंने चुना है वो उनके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. करप्शन के बारे में
पब्लिक्स के व्यूज़ पता चलते हैं। रेडियो टेलीविज़न के थ्रू डायरेक्टली इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ जो है टेलीविजन्स पर दिखाए जाते हैं। और यस, सिनेमा आल्सो हाईलाइट्स द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। सिनेमास में भी इन चीज़ों को शो किया जाता है और अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लाई जाने की कोशिश की जाती है। फिल्म्स जो है वो भी एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया है रिफॉर्मिंग के लिए। यस, नाउ वी विल सी राइट टू फ्रीडम इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, बाय।